न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अनुसुईया त्यागी जी आपका स्वागत है। मैम, थैंक एक यू। पूरे देश के लिए जो है ना, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी धरोहर होती है। वो एक ऐसी शक्ति होती है, पूंजी होती है। तो चूंकि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज 40 साल का आपका अनुभव है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर बनाने में आयुर्वेद का कितना बड़ा महत्व है, ये मेरा पहला सवाल है। सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसमें डॉक्टर को, पेशेंट को, पब्लिक को, सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। पब्लिक को आयुर्वेद में अपनी पुरानी पद्धति में विश्वास रखना चाहिए। खान पान के साथ साथ बीमारी होने पर औषधियों पर भी विश्वास रखना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं। हमारा खान पान सही नहीं होता, उसी से होती हैं। इसी तरह आयुर्वेदिक पद्धति जो है, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करती है, उसमें भी धीरे धीरे सब काम होता है। और खान पान की व्यवस्था, खान पान का परहेज, इन सब को करने से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, 2 साल कोरोना का जो समय चला था, उस समय भी लोगों को आयुर्वेद ने ही बचाया। तरह तरह के काढ़े, तरह तरह की औषधियाँ, चाहे वो बाबा रामदेव की हो या अन्य हो या घरेलू हो, हमारी रसोई पूरा का पूरा औषधालय है। हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। जंक फूड, बाहर की चीज़ें, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। और घरेलू व्यवस्था के अनुसार पुराने समय से जो लोग रहते खाते पीते थे, उस पे हमें ध्यान दे के अपने स्वास्थ्य को बना कर रखना चाहिए। मेरा ये मैम, आज के समय में आप देखें, जो एवरेज लाइफ है, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम हो गई है। तो चूंकि आयुर्वेद एक बहुत पुरानी पद्धति है, आपका 40 साल का अनुभव है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, जो एवरेज लाइफ 50, 51, 52 तक ही जो है देखी जाती है? विशेष कारण उसका हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें इसमें पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। रहन सहन में हमारा जागना, सोना, उठना, बैठना, समय से किसी भी क्रियाकलाप को ना करना, ये सब कारण है। खान पान हमारा व्यवस्थित है। हम रात को 11 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, सुबह में 10 बजे तक सोते रहते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं। पानी पीना या हमें एक्सरसाइज करना वगैरह, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत अवेयरनेस अब योग करने से जो आई है, उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन वो भी कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो एक आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि भाई, जैसे खान पान, एक जो जिसको जानकारी नहीं है, उसको क्या संदेश देना चाहिए, भाई खान पान में ये कंट्रोल करो? खान पान में पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमारे जो मौसम के अनुकूल फल, सब्जियां, दूध, ये सब चीज़ें होती हैं, हमें मौसम के अनुसार वो चीज़ें खानी चाहिए। कभी भी उस तरह से ना सोचें कि जो रेयर चीज़ें हैं, जो बिना मौसम की चीज़ें आजकल मिल रही हैं, कोल्ड स्टोर में रिजर्व की हुई हैं, वो उनको ना खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जंक फूड, जो डिब्बा बंद खाना है, उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। तीसरी बात यह है, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं, समय पर जागें। ये आज की समय में पब्लिक को अपने आप से करना है, न कि कोई वैद्य करेगा, न कि कोई डॉक्टर करके देगा। डॉक्टर वैद्य आपको बता सकते हैं, जागरूकता आपको स्वयं लानी है। ये करेंगे तो शायद वो बीमारियों से दूर रहें। खान पान उतनी अवस्था में उचित होना चाहिए जितना आपका शरीर पचा सकता है, दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं। सब दवाइयाँ, सब भोजन, सब फल सबके लिए नहीं है। कुछ व्यक्तिगत रूप से ऐसी चीज़ें प्रकृति ने जो बनाई हैं, जिनको कुछ लोग ज़्यादा खा सकते हैं, कुछ लोग कम खा सकते हैं। कुछ आयु वर्ग के लोग, हाँ, कुछ आयु वर्ग के, कुछ एक तरह से कैटेगरी के। अब ऐसा मानकर चलिए, जो साउथ में रहने वाले लोग हैं, उनको मछली, चावल बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, रोज चाहिए उनको। हाँ, लेकिन यदि हम इसी चीज़ को आपके पहाड़ी एरिया में चले जाएं, तो आप एक दिन भी खा के नहीं ठीक रह सकते। और एक बीच का एरिया है, उसमें आप समय समय पर बदलाव लाकर
भाई शरद ऋतु में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है, बसंत ऋतु में क्या खाना है, ये सब हमारे यहाँ पुराने समय से लिखा हुआ है। आयुर्वेद में सबकी चर्चा है, लेकिन लोग उसका उल्लंघन करते हैं। हाँ, उसको उस खान पान आहार विहार के समय पर नहीं चलते हैं, इसलिए शरीर उसका विरोध करता है और बीमार होता है। यदि हम अनुकूलता से देखिए, जो मौसम, जो ऋतुएं बनी हुई हैं हमारे यहाँ पुराने समय से, वो किसी वजह से बनी थी। हर ऋतु के बीच में आपको 8 दिन का उपवास कीजिए, नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको ये बताया जाता है। आपको किस चीज़ का परहेज करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, किस आयु वर्ग के व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, कितना घूमना चाहिए, कितना सोना चाहिए, किस समय जगना चाहिए, सभी कुछ उचित व्यवस्था में है। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत कम मान्य है। लोग बाग अपने हिसाब से चलते हैं, और जागरूक भी नहीं है। बताया भी जाए तो जी कौन करेगा, ये प्रश्न होता है। हाँ, कौन कर पाएगा इस चीज़ को। ये सबसे बड़ी बात है, चूँकि लोगों को पका पकाया चाहिए, बना बनाया चाहिए, वो मेहनत नहीं करना चाहते। कुछ तो समय नहीं है, कुछ हमारे जो मोबाइल हैं, टीवी हैं, ये इस तरह के हो गए हैं कि हम लोग ज़्यादा समय इस पे व्यतीत करते हैं। इसी हिसाब से हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है, पढ़ाई भी प्रभावित होती है इन सब चीज़ों से। यही चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करें, अपनी नेचुरल प्राकृतिक पद्धति के अनुसार से रहें, तो मेरा ख्याल है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और कोरोना ने फिलहाल ये सीख दी है, लेकिन माने तब, फिर भी लोग भूल गए। हाँ, माने तब। आपका 40 साल का अनुभव है, मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जाने कि अल्टीमेटली 40 साल में एक अनुभव क्या लिया आपने मरीजों का, किस तरह के मरीज होते हैं, कितना बात मानने वाले, कितना न मानने वाले, क्या अनुभव हुआ? कोई रेयर केस ऐसा कुछ बताएं जिससे लोग जागरूक हो सकें। वास्तव में यदि मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने बहुत छोटे से स्केल से काम शुरू किया। आयुर्वेद की तरफ मैं आई, मैं पहले एलोपैथिक भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं नज़र आई। आयुर्वेद में आई तो आज तक के मेरे चिकित्सा के सारे मार्ग में क्या आया है कि लोग विश्वास करते हैं कब, जब आप सही रूप में उनको सुनते हैं, सही रूप में उन्हें समझाते हैं, आप सिर्फ व्यावसायिक रूप से उनसे नहीं जुड़ते हैं। तो आयुर्वेद आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। चूँकि एलोपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो फ़ायदा करती हैं, रोकथाम करती हैं, तुरंत के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। इस बात का ध्यान रखें, हर आयुर्वेदिक चिकित्सक को ये सोचना चाहिए, पहले मरीज को सुनना चाहिए। आपको देर लगे भले ही, लेकिन उनको सही चीज़, सही ज्ञान देना चाहिए कि मरीज की बात को पहले हमें सुनना है अच्छी तरह से। हाँ, लेकिन कोई भी मरीज जो है आपके पास सिर्फ इसलिए नहीं आता कि आप दवाई दें और जल्दी से ठीक करें, उसे बहुत कुछ जानना होता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता है। ये आज के ज़माने में, हाँ, ये मेरा अनुभव है। और मैं ऐसा करना चाहती हूँ और करती भी हूँ कि मैं पहले पेशेंट को सेटिस्फाइड करूँ, फिर उसका इलाज करूँ। हाँ, पहले मरीज को संतुष्ट करें। हाँ, यदि उसे लगता है कि मैंने उसे जो बात बताई है वो सही है, तो चिकित्सा की तरफ चलें। और बेशक आपकी महंगी है, सस्ती है, मरीज को, पेशेंट को उस तरह से कोई मतलब नहीं है, उसे ठीक होना है। क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी व्यक्ति उस समय आता है जब वो चारों तरफ से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यथित हो चुका होता है। हाँ, बिल्कुल। तो उस चीज़ से वो थक कर आपके पास आया है, तो आपको उसे पहले सांत्वना देनी है, उसे सही गलत की जानकारी देनी है, तब उसका आपको इलाज करना है। मेरे पास जो भी पेशेंट हैं, अब से 30-30, 40-40 साल पुराने भी हैं, जो कहते हैं जी हम जब आए थे हमारा बच्चा हुआ था, अब ये उस बच्चे का बच्चा है आपके पास। हाँ जी, अब उस बच्चे के बच्चे को मैं ठीक करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। हम तो आपको ढूंढते हुए आए हैं, आपका कहीं कोई एड्रेस नहीं। अब से पहले मैं चौधरी मोड़ पे हुआ करती थी। जी हाँ, याद है। चौधरी मोड़ पे मेरी कम से कम 15-16 साल तक प्रैक्टिस थी, अंबेडकर रोड पे। वहाँ से लोग ढूंढते हुए मुझे यहाँ आते हैं। अब 20-22 साल से मैं यहीं पर हूँ। जी, संजय नगर ना? हाँ, संजय नगर में हूँ, सेक्टर 23 में।
और मेरे ख्याल से यदि मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें शुरू से संतुष्टि मिलती होगी। जी जी, तभी तो ढूंढ के आ रहे हैं। आप इकलौती गाजियाबाद की एक ऐसी डॉक्टर्स हैं, हाँ, आपका अच्छा नाम है मैम, इसीलिए हम आए हैं। अच्छा, एक सवाल और था जी। एक बड़ी लोगों में एक कंफ्यूजन है, वो लोग कहते हैं कि भाई एलोपैथ में इलाज है लेकिन आयुर्वेद में इलाज नहीं है। तो एक डॉक्टर के नाते एक पूरी मतलब विश्वास के साथ मैं चाहूँगा एक दो बातें आप बताएं। देखिए, इसमें इलाज किन किन चीज़ों का है? देखिए, मैं पूर्ण रूप से आयुर्वेद के लिए काम करती हूँ, इसलिए आयुर्वेद ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है। एक तरह से यदि मैं कहूँ कि सारी चिकित्सा पद्धति जितनी भी हैं उन सब की जननी आयुर्वेद है, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिनका इलाज आयुर्वेद में ना हो। ये हो सकता है कि वैद्य ना जानता हो, उसकी मेडिसिन ना तैयार मिले, ये हो सकता है, लेकिन इलाज उसका हो सकता है, हर इलाज का एक्सेप्ट मतलब एक चीज को आप छोड़ सकते हैं कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो एक्सीडेंटल है या बहुत ज़्यादा उस अवस्था में पहुंच गई है कि जहां असाध्य हो जाती है, इस चीज़ का तो इलाज मैं नहीं कह सकती। लेकिन मेरी जो अब तक की जानकारी है, मेरा जो अब तक का अनुभव है, चूँकि मैं अपने पर्चे पर लिखती हूँ पुराने और जटिल रोग विशेषज्ञ, और उसी की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा गैप रहने की वजह से मेरा कुछ दूसरी तरह से काम हो गया था, जिसकी वजह से बीच में प्रैक्टिस छोड़नी सी पड़ी थी मुझे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ऑल इंडिया के में पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रदेश हैं, ये सभी एरिया से मेरे पास पेशेंट आए हैं, एब्रॉड से भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, और मैं पहले उनका पूरा रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन अब मैंने सोचा छोड़ा, मुझे कोई पब्लिसिटी तो करनी नहीं है, कोई पैसा मुझे कमाना नहीं है कि मैं इनको शो ऑफ करूं, लेकिन वो काम आता है तो मेरे विश्वास से। जी, हमें 15 साल पहले हम जब आए थे, हमें उन्होंने बताया था, हमारे दादाजी आए थे, तो वो चीज़ एक आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद को यदि आप सही रूप में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो आपकी सहायता करता है। मतलब एक्सीडेंटल या असाध्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, असाध्य कुछ ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपका कैंसर तीसरी अवस्था में है, हाँ, तो नहीं हो पाएगा, तो उसको हमें पकड़ना नहीं चाहिए। जी, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही कई साल बिता चुके हैं उसमें, और उतनी बॉडी उनकी मेडिकेटेड हो जाती है। आजकल कैंसर का रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब को करके बॉडी में बिना मेडिसिन के कोई एक सेल नहीं रहती। जी। तो हम यदि उसको पकड़ते हैं, जिसको एलोपैथी वाले भी कह देते हैं जी अब घर ले जाओ, तो वो गलत है। लेकिन कैंसर के अलावा और सारी बीमारियां हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैम गठिया हो गया, आराम से हो गया, और बहुत सारी हैं। मेरा अनुभव ऐसा है, जिन चीज़ों को एलोपैथी असाध्य कह के छोड़ देती है, जी आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी है, जिंदगी भर दवाई खानी है। जैसे शुगर मैम, शुगर भी ठीक होता है, बशर्ते कि उसके कारण वैद्य, डॉक्टर और मेडिसिन तीनों सही हों। अब हम मरीज को बता रहे हैं आपको ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो और पेशेंट परहेज नहीं कर रहा है, तो कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। है, प्रॉपर मेडिकेशन हो, उसका प्रॉपर कारण पता चले उसका कि भाई पेशेंट ने ये गड़बड़ की है, इस वजह से ये है, तो ठीक होती है। जी। हाँ, ओके मैम। जी, बोले। बहुत सारी बीमारियां तो सिर्फ जिनको आज हम बीमारी मान के चलते हैं, वो बीमारियों के लक्षण मात्र हैं। मेरा अपना ये अनुभव है, जो बहुत छोटे से प्रयास से ठीक हो जाते हैं। जी। बस पेशेंट को ईमानदारी से डॉक्टर से अपनी बात को रखनी है, हाँ, रखनी है, ईमानदारी से परहेज करना है, और सिर्फ रिपोर्टों के टेस्टों के आधार पे नहीं चलना है। डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को खुद उसे डायग्नोस करना है कि जो पेशेंट बता रहा है वास्तव में वह चीज़ है क्या, तब वो उसको औषधि दे। हाँ, क्योंकि आजकल रिपोर्ट भी जो मैम है वो सही नहीं है, काफी सही नहीं होते हैं। यस, तो आप इस बात को मानकर चलें कि जो डॉक्टर सिर्फ चिकित्सा इस हिसाब से करते हैं कि टेस्टिंग में क्या आया है, रिपोर्ट्स में क्या है, नहीं, ये गलत पद्धति है। एक मरीज पर देखना चाहिए कि मरीज की इकोनॉमी देखनी चाहिए,
आधे मरीज तो इसलिए दवाई नहीं कर पाते हैं कि वो लुट चुके होते हैं पहले, बिल्कुल सही वो बात। तन मन धन से टूट चुके होते हैं हम्म। और उन्हें सिर्फ मानसिक अवस्था में सहयोग देने की ज़रूरत है। जी बहुत छोटी दवाइयों से भी ठीक हो जाते ठीक हो हैं, जाते हैं। वो किसी को बहुत बड़ी भी देनी पड़ती है, राइट, लेकिन आयुर्वेद में सब कुछ है, सब कुछ संभव है। बहुत कुछ है। मैम, दो चीज़ें आपसे, अब बिल्कुल अब मैं इंटरव्यू खत्म कर रहा हूँ जी। क्योंकि आपको कहीं जाना भी है। दो सवाल मेरा ये था कि आज के समय में हर क्षेत्र में दाम बढ़ रहा है। यस खास तौर से कोरोना में देखा गया कि बहुत लोग मर गए, इनके पास पैसा नहीं था। यस तो आज के दौर में मैं चाहूँगा केंद्र सरकार से, मोदी जी से ऐसी क्या मांग रखेंगे कि दवाइयों का मूल्य सस्ता हो? देखिए, दवाइयों का मूल्य सस्ता हो सकता है जब हमारी जड़ी बूटियां जो हैं उनको पूरी रूप से उगाने का काम चले। आजकल जो औषधियां हैं, वनौषधियां हैं, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनकी जगह जो कंक्रीट के महल बनते जा रहे हैं, जहां औषधियां उगाने का प्रकरण था वहां पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तो जो औषधि वास्तव में नेचुरल उसमें बन के हमें मिलनी चाहिए, जिनसे औषधियां बने, वो यदि सही रूप में मिलेंगी तो सस्ती होंगी। और फार्मेसी आती हैं हाँ तो महंगी होती हैं। जो फार्मेसी मेडिसिन बना रही हैं उन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उनको ऐसे हाँ गवर्नमेंट का उनको वैसे ही लाइसेंस नहीं पकड़ा देना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है कि कुकुर मुत्तों की तरह जो फार्मेसियां उग रही हैं कि आयुर्वेदिक में तो कुछ भी लो, बनाओ और बेच दो। उससे हाँ उससे आयुर्वेद का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पे प्राइसिंग पे कंट्रोल सरकार होना चाहिए सरकार का। बिल्कुल। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और। इसके अलावा तो यही है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। अब आप देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे गाजियाबाद में ही आप समझिए, एक आयुर्वेदिक जो औषधालय है सरकारी, उसके पास बिल्डिंग तक नहीं है, जगह जगह भटकते फिर रहे हैं। और एक तरफ यूनानी हॉस्पिटल इतना बड़ा बन रहा है, इतने एलोपैथी के हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं प्राइवेट रोज हैं, और एक उस सरकारी संस्था को एक बिल्डिंग नसीब नहीं हुई। जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका? आयुर्वेदिक चिकित्सा, वो क्षेत्रीय करके है। हाँ, उसके लिए बस कहीं यहाँ पे है, कहीं कभी संयुक्त में डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं। अब स्वर्ण जयंतीपुरम में चल रहा है। जी है तो उसके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए पेशेंट को। अब जो यहाँ के पेशेंट थे उनके सेक्टर 23 के, अब वो धक्के खाते हुए स्वर्ण जयंतीपुरम कैसे जाएंगे? हैं अब जाने में ही 100-200 रुपए लग जाते हैं, तो वो दवाई कहाँ से लेंगे? ठीक है ना। तो ये सारा हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना चाहिए और उसको एक जगह जहां उसको स्थापित करते हैं वो परमानेंट जगह बनानी चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ध्यान देना चाहिए। राइट, उनको बढ़ावा दें जिस तरह से और भी मेडिसिन को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह एलोपैथी वालों को दे रहे हैं, उसी तरह आयुर्वेद वालों को भी, जबकि आयुर्वेद एलोपैथी से बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। वो इकोनॉमिक भी है। हाँ, और मेरे अच्छा भी है। जड़ से इलाज भी दूर। हालांकि सरकार ध्यान देती है, कर रही है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि बीच के लोग होते हैं जो उस तरफ ध्यान नहीं देने देते, हटा देते हैं, उसको मिसगाइड करते हैं। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैम, एक अंतिम सवाल है, आज के समय में जो युवा पीढ़ी की सोच है वो जिम की तरफ भागता है। आप देखा होगा कोरोना में बहुत लोगों की मृत्यु जो है जिम करते वक्त ही हुई है। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है वो क्या जिम करने से होता है, या अच्छा स्वास्थ्य मतलब सुदृढ़ जो स्वास्थ्य है वो सुदृढ़ शरीर से होता है? देखिए, आप इस बात को सोचकर चलिए कि हमारी जो एक शारीरिक प्रणाली है वो जितनी नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में सही रहती है, मशीनीकृत चीज़ों से बिल्कुल नहीं रहती है। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो व्यायाम हो, और चाहे वो दूसरी चीज़ें हो। हाँ, आप जितने नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे, आप आप मतलब दौड़ लगाइए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, पैदल चलिए, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितना आप जिम में जाके पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, उतना आप वक्त चलने में कीजिए, योग में कीजिए, तो आपका स्वास्थ्य, खान पान में ठीक रखिए, तो आपका स्वास्थ्य। और ये बच्चों से आदत डालिए,
ताकि वो भविष्य में जो कल के युवा हैं वो स्वस्थ रह सकें। मतलब प्राकृतिक चीजों को हमें अपनाना है, प्राकृतिक तो चीजों बेहतर हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिम में बनावटी आ जाएगा, हाँ। मशीनी आ जाएगा, हाँ। और बाद में उनका स्वास्थ्य। उसमें मशीनीकृत जो भी चीजें हैं उसमें वो स्थायित्व नहीं है। जी मैम, जी मैम। हाँ ओके, अंतिम सवाल है, 26 जनवरी आ रही है जी उस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था, जी तो उस दिन लोग छुट्टी मनाते हैं। जी। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि उस दिन छुट्टी न मनाएं, कर्तव्य बोध का एक संकल्प लें। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी, आप जो भी करते हैं अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता और पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करें। बस वो जाके वो भविष्य में अच्छे देश प्रेमी नागरिक बन सकें, तब जाके 26 जनवरी का उद्देश्य पूरा होगा। अनुसुईया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, शुक्रिया।